गांव के कोने में एक पीपल का पेड़ था जिसकी घनी छाया में रोज शाम को गांव के कुछ लोग बैठकर बातें किया करते थे। उन्हीं में से एक था किशन, एक मेहनती लेकिन उतावला युवक। उसे हमेशा लगता कि समय उसके लिए बहुत धीमा चल रहा है और उसके सपने पूरे होने में बहुत देर हो रही है। एक दिन किशन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदेव से कहा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। काश मैं समय को तेज कर पता। बाबा हरिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समय का खेल बड़ा अनोखा होता है। इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें सच में इसकी सच्चाई जाननी है तो कल सूरज उगने से पहले मेरी कुटिया पर आ जाना। किशन को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह राज जानने के लिए तैयार था। अगले दिन अंधेरा होने से पहले ही वहाँ बाबा के कुटिया पर पहुँच गया। वहाँ बाबा के साथ एक और शख्स खड़ा था, रंजीत, जो कभी इस गांव का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। बाबा ने कहा, रवि, तुम्हें समय की सच्चाई जाननी है। उसकी हालत खराब थी। बाबा ने कहा, किशन, तुम्हें समय की सच्चाई जाननी है तो तुम्हें एक छोटी सी यात्रा करनी होगी, लेकिन याद रखना, जो देखोगे उसे समझने की कोशिश करना। किशन ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी सोच से कहीं अधिक गहरी होने वाली थी। बाबा हरिदेव ने अपनी लकड़ी की संदूक से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला और किशन को दिया। यह कोई आम सिक्का नहीं है बेटा, इसे लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठो और आंखें बंद करो। किशन को यह सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक हल्की सी झपकी आ गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। गांव के घर बड़े और आलीशान हो गए थे। सड़कें चौड़ी और चुकी थी और लोग अजनबी लग रहे थे। वह भी बूढ़ा हो चुका था और बाल सफ़ेद हो गए थे। वह भागते हुए गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां कुछ लोग बैठे। उसने हांफते हुए पूछा, यह कौन सा साल चल रहा है? वहां बैठे एक आदमी ने कहा, अरे दादा, यह तो साल 2009 चल रहा है। किशन रह गया, यह कैसे हो सकता है? वह तो बस कुछ पल के लिए आंखें बंद करके बैठा था। तभी भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, रंजीत। लेकिन अब वह कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि एक बेहद अमीर और सफल व्यापार बन चुका था। रणजीत ने किशन से बोला, समय का खेल देख रहे हो? जब तुम अतीत में धैर्य खो रहे थे, तब मैं मेहनत कर रहा था, और अब देखो, मैंने अपना भाग्य बदल लिया। लेकिन तुमने समय गंवा दिया रवि, तुमने समय गंवा दिया। किशन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसने बाबा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। किशन का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने रणजीत को घूमते हुए कहा, यह सब कैसे हुआ? मैंने तो बस कुछ पलों के लिए आंखें बंद की थी। किशन, तुम्हें समय का तेज करने की इतनी जल्दी थी ना? देखो, समय ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन अब जो बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। किशन को महसूस हुआ कि उसने अपनी पूरी जवानी खो दी। वह उस किशन को ढूंढने लगा जो युवा था, जिसके पास सपने थे, जो मेहनत करने के लिए तैयार था। गांव में चलते हुए उसने देखा कि उसके कई पुराने साथी अब सफल हो चुके थे। कुछ ने अपने छोटे छोटे धंधे शुरू किए थे, तो कुछ ने शहर जाकर बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन वह वहीं का वहीं रह गया था। बस समय ने उसकी जवानी छीन ली थी।
हैरान परेशान किशन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और वहीं तांबे का सिक्का जमीन पर गिरा दिया। अचानक एक जोरदार हवा चली और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, युवा जोश से भरा, वही गांव के वही लोग में वापस आ गया। किशन ने चौंक कर अपने हाथों को देखा, वे फिर से मजबूत और जवान थे। उसने राहत की सांस ली। वह तुरंत बाबा हरि देव की कुटिया की ओर दौड़ा। बाबा, मैंने सब देख लिया, मैं जान गया कि समय का खेल क्या है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो अब बताओ तुम क्या करोगे? अब मैं धैर्य रखूंगा, मेहनत करूंगा और समय को दोष देने के बजाय उसका सही उपयोग करूंगा। अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, अब मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। बाबा ने सिर हिलाया। यही तो समय का सबसे बड़ा खेल है बेटा, अगर इसे समझ लिया तो जीवन संवर जाएगा। विजय अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर दिन मेहनत करता, बिना समय की शिकायत किए। वह गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम विष्णुलाल था। वह शहर से आया था और उसने गांव वालों को एक नया अवसर देने का वादा किया। अगर आप सब मेरे साथ काम करें तो आप सबको जल्दी अमीर बना सकता हूँ, वह भी बिना ज्यादा मेहनत के। गांव के कई लोग उसकी बात में आ गए, लेकिन विजय अब सतर्क था। उसने रणजीत से उदाहरण देखा था, उसने धैर्य से मेहनत करने का सफलता पाई थी। उसे बाबा हरिदेव की सीख याद आई, जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है। विजय ने विष्णुलाल से पूछा, अगर ये इतना अच्छा अवसर है तो तुम खुद अमीर होकर यहाँ क्यों आए हो? विष्णुलाल थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं और भी ज्यादा कमाना चाहता हूँ। विजय को शक हो गया था। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। समय को धोखा देने की कोशिश मत करो, वरना वही तुम्हें धोखा दे देगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और विष्णुलाल के साथ चले गए और जल्दी अमीर बनने का सपना देखने लगे। सुबह का समय था। अमन अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे घर से लकड़ियां लेने के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी बोली, रुको अमन, तुम रोज जंगल के लकड़ियां लेकर आते हो, लेकिन वो इतनी कम कीमत में बिकती है कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। क्यों ना तुम कोई दूसरा काम शुरू कर दो? अरे माया, तुम तो जानती हो कि मैं एक लकड़हारा हूँ और मुझे और कोई काम नहीं आता। अब यह सच है कि कुछ समय के लिए अच्छे दाम नहीं मिलते, पर भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? इतनी चिंता न करो। इतना कहकर अमन वहां से निकल गया। आसमान में हल्का सा उजाला था और हवा में ठंडक। वो जंगल की ओर तेज कदमों से बढ़ रहा था। जंगल पहुंचकर अमन ने एक पेड़ के पास जाकर देखा और फिर कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही पहली बार के लिए हाथ उठाया, उसे अपने पत्नी माया की कही बात याद आ गई। अरे हाँ, कभी कभी तो वाकई में लगता है कि माया सही कहती है, शायद अब कोई और काम शुरू कर ही लेना चाहिए। पिछले कई दिनों से आमदनी भी ढंग से नहीं हो पा रही। अमन की बातें अभी खत्म हुई थी कि उसकी नज़र जंगल में घनी झाड़ियों पर पड़ी। वहां कुछ अजीब सा चमक रहा था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा कि एक हिरन दिखाई दी। अरे यह कोई साधारण हिरन तो नहीं है, यह तो स्वर्ण की लपटों से लिपटी हुई और दर्द से कराह रही है। अरे बाप रे बाप, यह तो
बड़ी ही विचित्र हिरण है, सच में जैसे सोने की बनी हो, और लगता है कि यह गर्भवती भी है। अमन का मन डोल गया और वो सोच में पड़ गया कि अगर इसे किसी व्यापारी को बेचे तो अच्छे दाम मिलेंगे और फिर शायद गरीबी भी दूर हो जाए। अमन ने पास रखी कुल्हाड़ी धीरे से हिरण के पास गया। उसने ध्यान से देखा, फिर उसे सावधानी से उठाया और अपने घर की ओर ले कर चल पड़ा। घर पहुंचते ही अमन ने जैसे ही हिरण को जमीन पर रखा, हे भगवान, ये क्या है? इतनी विचित्र सी हिरण, ये क्या है? मैंने कभी नहीं देखी इतनी विचित्र सी हिरण। ये कहाँ मिली है तुम्हें? अरे छाया, यह गर्भवती है, देखो, यह सोने से चमक रही है और यह मुझे जंगल में मिली थी। पता है, अगर इसे किसी व्यापारी को बेच दूँ तो, हाँ पता है ना, तो हम अमीर हो सकते हैं। अमीर? अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो यह बहुत विचित्र लग रही है और ऊपर से गर्भवती भी है। पता नहीं, क्या जाने कि कौन है। अरे बकवास मत करो माया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यह कौन है, क्या है और कहाँ क्या नहीं है। अरे भाई, मुझे तो अपनी गरीबी मिटानी है, ठीक है ना? ठीक है ना छाया? तुम्हें पता है कि हम सिर्फ अपना देखना है, हमें किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचना। तभी रात हो चुकी थी और दोनों सो गए थे कि अचानक छाया की नींद खुल जाती है। इधर हिरण दर्द से करा रही थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। अमन जल्दी उठो, अरे उठो अमन, मुझे लगता है इसे प्रसव पीड़ा हो रही है। और फिर क्या हुआ? अचानक एक चमत्कार हुआ। उस हिरण ने एक सुंदर और नवजात शिशु को जन्म दिया। अरे ये क्या? ये तो एक इंसानी बच्चा है, ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो और भी विचित्र है, एक हिरण ने इंसानी बच्चा को कैसे जन्म दे सकती है? मेरी तो समझ से बाहर है। अगले ही पल हिरनी रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गई, जैसे कहीं कुछ नहीं था। देखा अमन, ये क्या था? वो वहां से चली गई। अरे मुझे नहीं पता है छाया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी शादी के 10 साल हो गए हैं, पर हमें कोई संतान नहीं थी। अब चाहे जो भी हो, बच्चा किसी का हो, आज से यह मेरे ही बेटा है, ठीक है ना? सुन रही हो ना छाया? अरे हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात मेरी भगवान ने सुन ली है। पता है, देखो चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमार है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज से तेरा नाम राजा वाला होगा बेटा। पता है बेटा, आज से हम सभी तुम्हें राम कहकर पुकारेंगे। फिर क्या था, वक्त का पहिया चलता रहा और देखते देखते ही 2 साल बीत गए। पर इस बार वक्त कुछ अच्छा नहीं लाया। छाया बहुत बीमार रहने लगी थी। अमन, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने शायद ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। मेरे बाद हमारे पुत्र का ख्याल रखना। अरे नहीं छाया, तुम ऐसे मत कहो। छाया, तुम ठीक हो जाओगी। छाया, तुम ऐसे ना कहो। देखो छाया, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखें में साफ सच्चाई झलक रही है कि कुछ समय बाद तुम ठीक हो जाओगी। छाया, ना कहो छाया, लेकिन इधर क्या? छाया की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी कि कुछ ही समय बाद छाया इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ चली गई। नहीं छाया नहीं, तुम ऐसा नहीं जा सकती। इस तरह अमन ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। सरसपुर गांव के कोने में एक कच्चा घर का रस्टी रिंकू
अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन में ही रिंकू की आंखों में रोशनी चली गई थी। तब से रिंकू का जीवन संघर्ष हो गया। रिंकू की माँ शोभा गांव के सरपंच के यहाँ काम किया करती थी, लेकिन आज शोभा सरपंच के पास काम करने गई तब सरपंच जी, आज कहाँ से काम शुरू करूँ, आज तो काम करने का नए नए लोग आए हुए हैं। अरे शोभा, तुम सुनो, मैं तुमको बताने ही वाला था कि अब मैं तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना कि अब तो तुम बूढ़ी भी हो चुकी हो और तुमसे वह भारी भारी काम होता ही नहीं है, इसलिए मैंने नए लोगों को काम पर रख लिया है। ठीक है, चलो अब तुम बढ़िया से आराम करो, अपना बुढ़ापा मज़े से काटो, ठीक है ना। अब काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, चलो। लेकिन सरपंच जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो जानते हैं ना, हमारे पास इस काम के अलावा कोई और कोई काम नहीं है। अगर आप यह काम मुझसे ले लेंगे तो मैं मर जाऊंगी। कृपया करके आप ऐसा मत करिए। अरे तो अब मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, और सीधी सीधी बात है, जब तुमसे कोई काम ही नहीं होता है तो मैं तुम्हें काम पर रखूं क्यों भला? हाँ, अब तुम ज़्यादा ना बोल के यहाँ से चुपचाप जाओ, वरना तुम जानती हो ना कि मुझे गुस्सा आ गया तो फिर। सरपंच की यह बात सुन शोभा उदास होकर, लाचार होकर घर की तरफ आने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद जब शोभा घर पहुँचती है तब रिंकू, आज सरपंच ने बुलाया था। हाँ माँ, फिर क्या कहा उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। क्यों? लेकिन क्यों माँ, तुमने तो हमेशा अपनी जी जान लगाकर काम किया है। फिर कहते हैं उनके घर पर काम करने के लिए अब और भी औरतें हैं, जवान औरतें। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, ये तो बहुत बुरा हुआ माँ। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। दूसरे दिन आज रिंकू घर के बाहर बैठा हवा खा रहा था और उसकी माँ शोभा की चिंतित होने का कारण तबीयत धीरे धीरे खराब होती जाती है। तभी गांव का एक किसान रिंकू के पास आता है। अरे रिंकू बेटा, सुना है कि शोभा चाची को सरपंच जी ने काम से निकाल दिया है। हाँ, रहीम चाचा, आपने बिल्कुल सही सुना। अब क्या होगा चाचा? नहीं, लेकिन चाचा सुनो, अगर आपको मेरे लायक कुछ काम मिले तो मुझे ज़रूर बताना। अरे लेकिन रिंकू, तू तो अंधा है, तू कैसे कोई काम करेगा? अरे चाचा, मैं कर लूँगा, मैं अंधा हूँ तो क्या हो गया? मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं कर लूँगा। हाँ ठीक है रिंकू, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। चलो अब मैं चलता हूँ। दिन बीतते जाते हैं, शोभा की तबीयत और बिगड़ती जाती है। रिंकू अपनी माँ की तकलीफ देख नहीं पा रहा था, बेचारा। अब करे भी तो क्या? एक तो वो अंधा, ऊपर से काम की चिंता। ये देखो, ये थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा तो खा लो। मन नहीं है बेटा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। अब तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊँगा। माँ, थोड़ा सा तो खा लेना, तुम भी बिल्कुल बच्चे हो। अच्छा चल मैं खा लेती हूँ, लेकिन अभी तू खा पहले। ऐसे करते करते दो दिन और बीत जाते हैं। एक रात चाँद बादलों में छिपा हुआ था। कमरे में दीपक टिमटिमा रहा था। तभी शोभा की तबीयत और बिगड़ जाती है। रिंकू बेटा, इधर आओ ज़रा, धीरे धीरे। हाँ माँ, रुको, मैं अभी आया। रुको बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखा, लेकिन तुम्हारी हंसी ने हमेशा मुझे हिम्मत दी। लेकिन अब बेटा, मुझे लगता है तुम्हें खुद से अपना रास्ता बनाना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ थी हूँ और रहूँगी। तुम कभी हार मत मानना। माँ, ऐसी बातें मत करो माँ,
तुम ठीक हो जाओगी। मैं अभी गांव के सरपंच को बुलाता हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। माँ, नहीं बेटा, अब मेरा वक्त आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, कभी हार मानना नहीं। अपनी शक्ति को हमेशा अपने साथ रखना। उसमें तुम्हारी माँ की दुआएं। शोभा की पकड़ ढीली पड़ जाती, उसकी सांसें थम जाती है और वो हमेशा के लिए रिंकू को छोड़कर चली जाती है। रिंकू शोभा से कोई जवाब न पाने की वजह से सुबह जोर से रोने लगा। माँ के अंतिम संस्कार के बाद रिंकू अकेला खड़ा था। गांव के कुछ लोग उसे सहारा दे रहे थे। वहां खड़े सारे लोग को रिंकू को देख बहुत बुरा लग रहा था। बेचारा लड़का, अब इसका क्या होगा। एक तो शोभा ही थी जो जैसे तैसे करके इसको पालती थी कि यहाँ तक लाई, लेकिन आज तो वह भी इसे छोड़कर चली गई। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। आज अगर यह रिंकू भी देख पाता तो जाने क्या क्या करता, लेकिन बेचारा अंधा अब कहाँ कहाँ भटकेगा। हे भगवान, इसकी मदद करना। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था। रिंकू अब अकेला होता जा रहा था। कुछ दिनों तक गांव के कुछ लोगों ने रिंकू को खाना दे दिया करते थे, लेकिन अब रिंकू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद रिंकू अपनी लाठी के सहारे सरपंच भवानी के घर की ओर जाता है। सरपंच जी, सरपंच, जरा बाहर तो आइए। सरपंच जी, मैं रिंकू हूँ।